नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बस्ती चिकित्सा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पंचकर्मों में एक बस्ती भी एक कर्म होता है, तो उसी के बारे में हम आज विस्तृत वर्णन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो बस्ती है प्रायः वात चिकित्सा में दी जाती है या केवल वात व्याधियों की चिकित्सा में दी जाती है। और जो बस्ती है सभी चिकित्साओं में, सभी चिकित्सा जैसे सभी पंचकर्म होते हैं, सभी कर्मों में जो बस्ती का कर्म होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो बस्ती इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि देखो, बस्ती वात की चिकित्सा में दी जाती है और आप सभी को पता है कि वात से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ पित्त से 40 प्रकार के रोग और कफ से 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर मेरे हाथ में ये मिर्ची का पाउडर है, मिर्ची के पाउडर को मैं ऐसे फूंकता हूँ तो क्या होगा, सामने जो खड़े लोग हैं उनके आंखों में मिर्ची का पाउडर चला जाएगा, जिससे कि उनको पीड़ा उत्पन्न होगी। उसी प्रकार जो वात है हमारे शरीर में व्याप्त अन्य दोषों को, जैसे कि मान लो जाए कहीं पे पित्त प्रकोपित है तो उस प्रकोपित पित्त को जो वात होती है वो पूरे शरीर में फैला देती है। उसी प्रकार जो प्रकोपित को कफ है उसको वायु क्या करती है, पूरे शरीर में फैला देती है, सारे शरीर में इसका विस्तार हो जाता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, क्यों ना हम इस वात को शांत कर लिया जाए, क्यों ना हम इस वात को शांत करके बाकी रोग को शांत किया जाए। अगर हम वात को शांत करते हैं तो बाकी अन्य रोग हैं, वो बाकी अन्य जो दोष हैं वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो वात प्रधान दोषों में या केवल वातज व्याधियों में बस्ती दी जाती है। सभी चिकित्साओं में बस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो एक श्लोक है, वातो अल्बनेषु दोषेषु वातो वा बस्ती ऋष्यते उपक्रमानाम सर्वेषां सो अग्रणी स्त्री विधस्तु स निरुह अनुमाशन बस्तिरुत्तर। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, बस्तिना दीते इति बस्ती। तो ये बस्ती जो है, जैसे कि बस्ती हम यूरिनरी ब्लैडर को बस्ती कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में दिया जाता है, इसलिए इसे बस्ती चिकित्सा कहते हैं। मूत्र मार्ग के थ्रू या योनि मार्ग के थ्रू इसे यूरिनरी ब्लैडर में दिया जाता है, इसलिए इसे बस्ती कहते हैं, है नी। अब यह शीघ्र ही सुखकारी ब्रह्मन कार्य करने वाला और विकृत वात को नष्ट करने वाला होता है। वात दोषों का नेता, इसे वात दोषों का नेता कहा जाता है, लीडर ऑफ वातः दोषा। तो इसे वात दोषों का नेता कहा जाता है क्योंकि जो बस्ती है ये वात दोषों को नष्ट करती है। अब बस्ती का हेतु व लाभ, यह चिकित्सा सुख देने वाला है, इसलिए इसे बालक हो, वृद्ध हो, क्रूश मतलब जो दुबले पतले हैं, स्थूल जो ओबेशियस हैं, मोटे हैं, और जिन स्त्रियों में वात के प्रकोप से संतान ना होती हो या बहुत ही कष्ट से संतान होती हो, उन्हें बस्ती दिया जाना चाहिए। उसके बाद आगे बस्ती के प्रकार के बारे में हम देखते हैं। तो बस्ती मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है निरुह, इसे ही हम आस्थापान कहते हैं। आस्थापान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयु की स्थापना करती है या दोषों की स्थापना करती है, इसलिए इसे आस्थापान कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती को हम स्नेह बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि इसे स्नेह के थ्रू दिया जाता है। दोष व रोग के अनुसार औषधियों से सिद्ध करके जो स्नेहन के लिए दिया जाता है, मूत्र मार्ग और जो स्नेहन के लिए दिया जाता है। तो जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, दोष व रोग के अनुसार औषधियों से सिद्ध करके जो स्नेहन के लिए दिया जाता है उसे हम कहते हैं अनुवासन बस्ती। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम पे, है नी, इमेज पे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर बस्ती के बारे में। तो उत्तर बस्ती क्या होती है, मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से दिया जाता है, इस बस्ती को उत्तर बस्ती कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, है नी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं निरुह या आस्थापान बस्ती के योग्य एवं अयोग्य के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, निरुह बस्ती के योग्य, जिनको निरुह बस्ती देना चाहिए, उनमें सबसे पहला आता है अतिसार, जिनको डायरिया हो, शूल मतलब पेन हो, जीर्ण ज्वर मतलब क्रोनिक फीवर, वात रक्त जिनको गाउट की समस्या हो। उसके बाद प्लीहा स्पिनोमेगली जिसे हम कहते हैं, गुल्म मतलब ट्यूमर, प्रतिशाय मतलब कोल्ड, अश्मरी मतलब स्टोन बन जाता है अगर किसी के शरीर में। तो उसके साथ ही साथ रज के नष्ट होने पर या कठिन से होने पर हमें निरुह बस्ती देना चाहिए। उसके साथ साथ निरुह या आस्थापान बस्ती के अयोग्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है जिनको श्वास मतलब
श्वास की जिनको बीमारी हो, अर्श मतलब जिनको पाइल्स की बीमारी हो, काश मतलब जिनको कफ की बीमारी हो, शून पायु मतलब इन्फ्लामेशन इन एनस जिनको शून पायु की समस्या हो, अध्यमान पेट का फूलना, अति स्निग्ध अत्यंत दुर्बल, प्रशेक मतलब लालस्राव, सलाइवेशन अत्यधिक मात्रा में सलाइवेशन, मधुमेह, डायबिटीज़ और जो 7 माह के गर्भवती स्त्री को हमें ये निरूह बस्ती नहीं देना चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ बात करते हैं अनुवासन बस्ती के योग्य। तो अनुवासन बस्ती के योग्य वो हैं जैसे कि जो आस्थापान या निरूह बस्ती के योग्य हैं वो वही जो हैं वो इसके अनुवासन बस्ती के भी योग्य हैं। जैसे कि ये सभी अतिसार, शूल, जीर्ण ज्वर, वात, रक्त, प्लीहा, गुल्म, प्रतिशाय, इन सभी को हम अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ विशेष रूप से अति दीप्त अग्नि वाले रुक्ष व जो केवल वातज व्याधियों से पीड़ित हों उन्हें हमें देना चाहिए अनुवासन बस्ती। उसके बाद बात करते हैं हम अयोग्य के बारे में, मतलब अनुवासन बस्ती के अयोग्य जो आस्थापान या निरूह बस्ती के योग्य नहीं हैं, मतलब जो आस्थापान या निरूह बस्ती के योग्य नहीं हैं वो जो है वो भी अनुवासन बस्ती के योग्य नहीं हैं। विशेष रूप से जिनको पांडु एनीमिया की प्रॉब्लम है, जिन्हें कामला मतलब जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, प्रमेह मतलब गुनेरिया, जुकाम, प्लीहा स्प्लेनोमेगली, अभिसंधि, अतिस्थूल, स्लीपद मतलब हाथी पाँव, गलगंड मतलब गोइटर मतलब ये जो होता है घेंघा रोग जिसे हम बोलते हैं, और जो विष पान किया हो उन्हें प्रायः हम जो होते हैं अनुवासन बस्ती के अयोग्य होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं निरूह और अनुवासन बस्ती के यंत्र के नेत्र के बारे में। तो जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं ये निरूह एवं अनुवासन बस्ती यंत्र हैं। अब उसके हम नेत्र के बारे में बात करते हैं। तो दोनों यंत्रों के नेत्र स्वर्ण आदि धातु, लकड़ी, अस्थि या बांस का बना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये है नेत्राग्र, ये है प्रथम कर्णिका, द्वितीय कर्णिका और ये तृतीय कर्णिका। ये तो अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इसका अगला भाग गोपूछ के समान पतला होना चाहिए और इसमें कोई भी छिद्र नहीं होना चाहिए, मतलब इसके जो दरमियान कोई भी छिद्र नहीं होना चाहिए। यह चिकना, सीधा और मुख पर गोल होना चाहिए। ये सीधा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और ये मुख से गोल होना चाहिए। जैसे कि आप डायग्राम पे देख रहे हो, वैसे तो ये आड़ा तिरछा बना है, तो आप लोग और अच्छे से गूगल करके देख सकते हो इसको। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बस्ते नेत्र के प्रमाण के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो सबसे आयु देखेंगे, उसके बाद लंबाई देखेंगे, नेत्र के मूल भाग का छिद्र, वो छिद्र का डायामीटर कितना होता है उसको देखेंगे। उसके बाद नेत्र के बाएं छिद्र मतलब बाएं भाग का डायामीटर कितना होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 वर्ष से कम आयु, 1 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उनके लिए जो लंबाई होगी वो 5 अंगुल होगी। नेत्र के मूल भाग का छिद्र होगा हाफ अंगुल मतलब आधा अंगुल। उसके बाद नेत्र के बाएं छिद्र का जो डायामीटर होगा वो इतना होना चाहिए कि एक मोठ उनसे बाहर निकल जाए, पास आउट हो जाए। उसके बाद 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के रोगी के लिए 6 अंगुल की लंबाई होना चाहिए। नेत्र के मूल भाग का छिद्र जो है 1 अंगुल होना चाहिए। उसके बाद नेत्र का बाएं भाग का छिद्र इतना होना चाहिए कि मूंग का जो बीज है वो पास आउट हो जाए, मूंग का भी बीज वहाँ से गुजर सके। उसके बाद 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए देखते हैं तो 7 अंगुल की लंबाई होनी चाहिए। साथ ही साथ नेत्र के मूल भाग का है जो वो होना चाहिए 1 अंगुल और 1/4 अंगुल, मतलब 1 के साथ 1 और 1/4 अंगुल। इससे मतलब और नेत्र का बाएं भाग का छिद्र इतना होना चाहिए कि उड़द का जो बीज है वो पास आउट हो जाए यहाँ से। अब बात करते हैं 12 से 16 वर्ष तक की आयु के लिए। तो इसकी लंबाई जो होगी वो 8 अंगुल होगा और नेत्र के मूल भाग का जो नेत्र का मूल भाग का छिद्र जो होगा वो होगा 1.5 अंगुल। और इसके जो नेत्र का बाएं छिद्र होगा उससे मटर का जो दाना है वो पास आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है 16 वर्ष तक के आयु के लिए। 16 वर्ष के आयु के लिए जो है 9 अंगुल की लंबाई होनी चाहिए। नेत्र के मूल भाग का छिद्र जो होना चाहिए
एक 3/4 अंगुल और भीगी मटर और जो नेत्र का बाएं छिद्र है वहाँ से भीगी मटर पास आउट हो जाना चाहिए, वहाँ से गुजर जाना चाहिए। अब 20 वर्ष की आयु की बात करते हैं तो लंबाई की अगर बात करें तो 12 अंगुल होनी चाहिए और नेत्र के मूल भाग का छिद्र जो है 3 अंगुल और नेत्र का बाएं छिद्र इतना होना चाहिए कि वहाँ से जंगली बेर का जो जंगली बेर है वो वहाँ से निकल जाना चाहिए, पास आउट हो जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं आस्थापन बस्ती में औषध द्रव्यों की मात्रा। औषध द्रव्यों की मात्रा की हम बात करें तो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, चार्ट पे चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं अनुवाशन मतलब स्नेह बस्ती की मात्रा। स्नेह बस्ती में जो है औषध द्रव्यों की मात्रा की अगर बात करें तो अनुवाशन में स्नेह की मात्रा आस्थापान का 1/4 हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि यदि आस्थापान बस्ती की मात्रा 4 पल मतलब 184 ग्राम हो तो अनुवाशन बस्ती में 1 पल 46 ग्राम होना चाहिए, 1/4 हिस्सा।